मान लीजिए आज आपको कोई प्रस्ताव पारित करना हो तो यह प्रस्ताव आपको पहले मिला होगा, तभी आप आज उस प्रस्ताव को पारित करेंगे या फिर उसको डिनाय करेंगे। लेकिन जो प्रस्ताव कल होने आने वाला है, जो प्रस्ताव आपको 2 दिन बाद मिलने वाला है, जो प्रस्ताव आपको 10 दिन बाद मिलने वाला है, क्या उस प्रस्ताव को आप पारित कर सकते हैं? यही धांधली सरल शब्दों में मैं कहूं तो स्ट्रेट देखी गई है। ये 18/11/2022 को दिया है। 18/11/2022 का प्रस्ताव तो 11/11/2022 में कैसे आ जाएगा? जब आप बागेश्वर धाम जाएंगे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी बैठेंगे और आपके मन की बात वो जान लेंगे। तो जिला पंचायत हरिद्वार में भी मैं ये कह सकता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी उपलब्ध हैं, बागेश्वर धाम दूसरा बनने जा रहा है। क्या कहेंगे आप? अगर कोई सदस्य है वो आ सकता है, गेस्ट हाउस में बैठ सकता है, लेकिन वो जिला पंचायत के ऑफिस में नहीं बैठ सकता। इनके जो एक भाई हैं हक्कम सिंह, उनकी पूरी ड्यूटी रहती है कि सुबह से शाम तक वो ऑफिस में बैठते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि शायद हो सकता है उनका, इन्होंने जैसे ये आउटसोर्सिंग रखते हैं उसमें हो सकता है उनको नामित करा दिया हो। किसी भी ओरिजिनल ई पेपर में जो डेट बताई गई है उसमें यह टेंडर नहीं है, उसमें उस अखबार में कोई भी टेंडर नहीं है। तो ये क्या है? मतलब ये अखबार को बदनाम करने की साजिश है या अखबार के साथ मिली भगत है? सबसे पहले जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उसको सस्पेंड कराया जाए, और जो यहाँ पे स्टाफ है जो उनका साथ दे रहा है उसे स्टाफ को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। एसआईटी गठित करने की बात करेंगे आप? और उसके बाद ये ट्रांसफर करने के बाद और इनको सस्पेंड करने के बाद एसआईटी या किसी भी ऐसी एजेंसी से जांच कराए जो निष्पक्ष जांच कर सके। 4.5 महीने में ही 60 करोड़ का उन्होंने घोटाला कर लिया। अभी काफी लंबा समय, 5 साल के लिए वो चुने गए हैं। लगभग 4.5 साल अभी उनके बचे हुए हैं। ठीक है, 4.5 साल में आप एवरेज निकाल के देखिए कितना भ्रष्टाचार वो कर सकते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी जब तक वो बर्खास्त नहीं हो जाते, इस पर जांच होकर के कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक बहुजन समाज पार्टी इसको शासन स्तर पर भी लड़ाई लड़ने का काम करेगी, माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का काम करेगी और जन जन तक पहुंचाने का भी काम करेगी। सोनिया शर्मा जी चूंकि बसपा ज्वाइन कर रही हैं, तो इसका मतलब लोकसभा का चुनाव वो लड़ेंगी। मेरे हाथ में प्रेस विज्ञप्ति है और सर ये क्या है सर? ये एक्चुअली गठरी है, बहुत मोटी सी। मैं आपसे जानना चाहूंगा है क्या चीज है वैसे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप इसको लेकर के बैठे, आपने पर्चे इतने जो है प्रेस जितने भी पत्रकार थे सबको आपने थमा दिए। मैं कह रहा हूँ ये है क्या? मतलब और भी पेपर हैं? और भी पेपर हैं इसमें नहीं, और भी पेपर हैं जो उनके प्रस्ताव जो आए हुए हैं। हाँ, ये सब जिला पंचायत की करतूत हैं इसके अंदर। ये पूरा पोर्ट्री में, ये पोर्ट्री में। तो ये तो छोटा भी हो सकता था ना, आप इतना ले सकते आगे। बिल्कुल, ये सारे सबूत इसके अंदर है, सब सबूत इसके अंदर है। हाँ। और इसमें जो टेंडर हुए हैं कैसे कैसे हुए हैं, और इसमें ये पता लग रहा है कि जब उनसे एफडी मांगी गई तो उन्होंने कहा कि हमने एफडीआर रिलीज कर दी। हाँ, एफडीआर रिलीज कर दी, जबकि कोई एफडीआर उनके पास थी ही नहीं, मिली नहीं ना। नहीं तो अगर उनके पास एफडीआर अगर आई होगी तो कोई तो होगा सबूत उनके पास कि हाँ एफडीआर पहले ये थी, इस नंबर की थी, इसमें या बैंक का कुछ तो स्टेटमेंट हम निकलवा सकते हैं कि हाँ ये इस नंबर की एफडीआर उनके पास पहुंची है। इनमें एफडीआर नंबर लिखा हुआ है, लेकिन अच्छा उन्होंने कह दिया हमने वापस कर दी। तो हमने दूसरी मांग हम उनसे की है कि भाई जो आपने वापस की इनकी एफडीआर, उनकी हमें जो रिलीज लेटर है उसकी कॉपी दे दो, हमने वो मांगा है। तो भैया ये है गठरी। इस गठरी में बहुत सारे सबूत आपको मिलेंगे, लेकिन सबूतों की बात करेंगे बाद में। अभी आप ये देखिए कि हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष जिन्होंने शपथ ली थी 18 अक्टूबर 2022 को, और उसी दिन पहली बोर्ड बैठक, जिसको हम बोलते हैं एक काइंड ऑफ मीटिंग थी और बोर्ड बैठक भी होती है। इसके बाद यह भी कहा गया था कि 19/11 यानी 19 नवंबर 2022 को एक और बोर्ड बैठक होगी, लेकिन इसके बीच में ही कुछ टेंडर निकाल दिए जाते हैं। अब सोचने वाली बात है, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि ये यहां पर लिखा हुआ है कि जो 18 अक्टूबर को जो यहां पर बोर्ड बैठक हुई है, इसमें प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था। इसमें जो प्रस्ताव 2 है जी, इसमें यह कहा गया है कि जो भी विकास कार्य अपने अपने क्षेत्र में कराने हैं माननीय सदस्य को, उसके प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाए। तो मैं कह रहा हूं कि अगर ये चीज कही भी गई है तो गलत क्या है?
गलत ये है, आप आगे चलिए, हाँ तीसरे पेज पे चलिए आप, इसी के तीसरे पेज पर। हाँ जी, तीसरे पेज पे आप पढ़िए, जिस तारीख में प्रस्ताव उपलब्ध कराने की बात कही गई है उसमें ये प्रस्ताव इतने आए हुए दिखा दिए हैं। ये 253 काम है इसमें, जबकि 18/10/2022 की बैठक में कोई प्रस्ताव नहीं था। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों कि जब 18/10/2022 में, फिर से बता रही है, वह दिन जिस दिन शपथ ली गई थी और उसी दिन एक बैठक हुई थी। अब सोच करके देखिए कि क्या जिस दिन पहली बोर्ड बैठक हो रही होती है, जिस दिन इंट्रोडक्शन लिया जाता है, एक दूसरे से बातचीत की जाती है, उसी दिन इतने प्रस्ताव अचानक कैसे आ सकते हैं? टोटल कितने? 256 प्रस्ताव आ गए, जबकि ये आरटीआई के माध्यम से आपने डिमांड की थी। ये आरटीआई के माध्यम से मिले हैं पेपर, और आरटीआई के माध्यम से जो डिमांड की गई है उसके अंदर यह भी मेंशन किया गया है कि यह सिर्फ प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया, प्रस्ताव मिले नहीं। नहीं, इसमें जो बैठक है उसमें कहा कि आप अपने अपने क्षेत्र के प्रस्ताव उपलब्ध कराइए, लेकिन मिला नहीं ना, उस दिन तो मिला नहीं, थे नहीं, इसलिए मांगे गए। हाँ, पहली बैठक थी जी। उसके बाद जो टेंडर निकाल रहे इन्होंने 11/11/2022 ये टेंडर निकाल दिए 256। और इसमें ये दिखाया कि ये जिला पंचायत की बैठक दिनांक 18/10/2022 के प्रस्ताव संख्या 2 के अंतर्गत में से निम्नलिखित योजनाओं को राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत कराए जाने हेतु कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा आंकलन गठित कर प्रस्तुत किए हैं। अब लेकिन उसके नीचे मैं बता दूं आपको, जिस आप प्रस्ताव संख्या 2 की आप बात कर रहे हैं दोस्तों, स्क्रीन पर आप जो है हमारा ये जरूर आप फोटो देखिए, उसके नीचे लिखा है प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित। तो प्रस्ताव, इसका मतलब उपलब्ध कराने के लिए कहा गया और पारित तुरंत हो गया, ये भी तो हो सकता है। नहीं, ऐसा मेंशन है, मैं कह रहा प्रस्ताव संख्या 2 में ही लिखा हुआ है कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित। इसमें प्रस्ताव ये पारित हुआ है कि शीघ्र ही सदस्य अपने क्षेत्र के प्रस्ताव देंगे, उपलब्ध कराएंगे। अच्छा, प्रस्ताव उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पारित कराएंगे कि आप उपलब्ध कराए। उस दिन प्रस्ताव मांगे गए कि आप प्रस्ताव दीजिए, उपलब्ध कराने की बात कही जी। तो यानी कि प्रस्ताव पर सहमति नहीं, मतलब प्रस्ताव के साथ सहमति नहीं हुई है, प्रस्ताव नहीं थे। प्रस्ताव नहीं थे। सोचने वाली बात है कि सोच करके देखिए आप कि एक जब बोर्ड बैठक हुई ही नहीं, जब बोर्ड बैठक में प्रस्ताव आपके पास आई नहीं, तो उसको एडवर्टाइज आप कैसे कर सकते हैं, टेंडर प्रक्रिया आप कैसे कर सकते हैं? सोचने वाली बात यही है। मैं कह रहा हूं कि आपने सारी बातें, मैं समझता हूं सबको आपने समझाई। अब बात यह आती है कि ये जो इस तरीके का जो उल्लंघन किया गया, महज 6 महीने हुए हैं, और 6 महीने अभी होने वाले भी हुए भी नहीं, 5 महीना प्लस हो गया है, और इसमें 60 करोड़ का आपने आरोप लगा दिया है। अभी क्या है, पिछले दिनों लगभग 33 करोड़ के काम हुए जी, और इस बार फिर टेंडर हुए हैं, जो अभी 4 मार्च में टेंडर हुए हैं, तो लगभग 60 करोड़ के टेंडर हुए हैं। और उनका जो प्रचार किया गया है, आप देखिए, जो इन्होंने आगे इसमें पेपर मिलेगा, एक पेपर है दैनिक हॉक, इसमें पेपर इसमें दिखाए हैं जो इसमें टेंडर पास हुए। इन्होंने जो टेंडर अप्रूव किए वो किए हैं 256 जी, लेकिन लेकिन इस पेपर तक आते आते हो गए हैं मैं 353, बढ़ गए। जब आपके सैंक्शन ही 256 हुए हैं तो 353 का टेंडर कैसे करा दिया? सैंक्शन को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? पहले आप ये मुझे बताइए, क्या ये जो प्रस्ताव जो सैंक्शन किए गए हैं, या जो ये जो 256 की आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए सैंक्शन नहीं कर रहा इसको। हाँ, इसको आप स्वीकार कर रहे हैं? सॉरी, इस सैंक्शन को मैं इसलिए स्वीकार नहीं कर रहा हूं कि इससे पहले जो प्रस्ताव आते हैं उन प्रस्ताव को चेक करने के लिए एक निर्माण समिति होती है। वो निर्माण समिति का ना तो गठन हुआ और ना ही ये प्रस्ताव आपके सामने है, ना ही 18/10/2022 को इसकी कोई पावर अध्यक्ष को दी गई। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया कि जब तक निर्माण समिति का गठन हो तब तक अध्यक्ष जी को पावर दी जाती है, वो टेंडर छांट ले इसमें सब कुछ। तो आप ये कह रहे हैं पहले दिन ही फर्जी वाले काम? पहले दिन, इसमें अध्यक्ष को कोई पावर है ही नहीं। 2 बैठक हुई, दोनों में कोई पावर है ही नहीं अध्यक्ष को। लेकिन आपने इस एक एक्ट में आपने बात की कि पूरा वित्तीय जो अधिकार होते हैं, सारे अधिकार जो है अध्यक्ष के ही होते हैं।
वित्तीय अधिकार अध्यक्ष के अलग बात है, लेकिन जो टेंडर की प्रक्रिया है वो क्या, जब टेंडर जाएंगे तो निर्माण समिति होती है, समितियों का गठन होता है, प्रशासनिक समिति, निर्माण समिति अलग अलग होती है। तो निर्माण समिति का काम है जो भी सदस्य के प्रस्ताव आए वो उनको स्क्रीनिंग करती है, देखती है कौन सा काम जरूरी है, कौन सा होना, कौन सा नहीं होना। उसके बाद वो उन्हें कामों को छांटती है। छांटने के बाद फिर जो एक कमेटी है उस कमेटी के सामने रखती है, जिसमें एएमए होता है और एई होते हैं और जो जेई है वो होते हैं और एक जो इनके वित्त अधिकारी होते हैं वो। तो अभी एक सवाल है मेरा, जैसे चूंकि आपने ये भी इसके अंदर मेंशन है कि 17/10/2022 यानी 17 अक्टूबर 2022 के अनुसार 34 कार्यों के दिनांक 17/11/2022 को अनुमोदन एवं स्वीकृति के प्रस्ताव की टिप्पणी के अनुसार यह कार्य जिला पंचायत की दूसरी बैठक 19/11/2022 में स्वीकृत होने थे, जबकि क्रम संख्या 19 से 34 तक के 11 परियोजना जो कि 16/11/2022 को बोर्ड बैठक से 3 दिन पूर्व प्रकाशित कर सरकारी धन का दुरुपयोग कर लिया गया। आप ये कह रहे हैं कि जो प्रस्ताव 19 नवंबर को होने थे वो जो है 16 नवंबर को ही उसका अनुमोदन कर दिया गया और उसको प्रसारित कर दिया गया। एक ये मेरे पास एक पेपर है, ये सूचना के अधिकार में मिला है। इसमें एक तो गलती यह है कि ये 17/10/2022 के साइन है इसमें। ऐसा हो सकता है बाई मिस्टेक हो गया हो, ऐसा मिस्टेक से तो फिर सारे बस्ता बांध के चले, कुछ ही मिस्टेक में सारा ही मिस्टेक में हो गया फिर ये। लेकिन ये जो लिखा मैं उसी पे बात करूंगा। ये जब तक बोर्ड ने शपथ नहीं ली उससे पहले अगर इस पे डेट पड़ी हुई है, उसके बाद फिर ये प्रस्ताव आता है बैठक के लिए, तो इस पे एक नोटिंग है ऊपर आप देख रहे होंगे जिसमें लिखा है दिनांक 19/11/2022 की जिला पंचायत की बैठक में अनुमोदन व स्वीकृति हेतु प्रस्तावर। ये जो 34 काम है ये 19/11 की बैठक में आने हैं। ठीक है, लेकिन मैं बताऊं इसमें से जो बाद के है 19 से लेकर 34 तक ये काम जिसका 17/11 में आदेश हो रहा है, ये काम ऑलरेडी 16/11 में पहले प्रकाशित 16/11 के टेंडर में छप चुके, 11/11 में इनको ले चुके। जब 11/11 में आप ले चुके और 16/11 में छप चुके तो फिर इसको दोबारा से 19/11 में लाने की क्या आवश्यकता है? चलिए मैं आप दर्शकों को बहुत सिंपल और सरल भाषा में इस चीज को फिर दोबारा एक्सप्लेन करके आपको समझाया जरूर जाएगा, लेकिन आप समझिए इस चीज को। मेन चीज कि जब 18/11 और 19/11 को जब ये बोर्ड बैठक होनी थी, आपने एक मेंशन किया कि प्रस्ताव जो है जिस दिन बोर्ड बैठक दिखा रहे हैं ये लोग, प्रस्ताव उसके 2-3 दिन और 13 दिन बाद भी प्राप्त हुए। इसका कोई एविडेंस है आपके पास? हाँ, क्योंकि सोचने वाली बात है कि जिस दिन प्रस्ताव पारित हो रहा है इसका मतलब वह प्रस्ताव आपको पहले मिल चुका है। अगर वो प्रस्ताव पहले नहीं मिला है तो वह प्रस्ताव आप कैसे पारित कर सकते हैं? मान लीजिए आज आपको कोई प्रस्ताव पारित करना हो तो यह प्रस्ताव आपको पहले मिला होगा, तभी आप आज उस प्रस्ताव को पारित करेंगे या फिर उसको डिनाय करेंगे। लेकिन जो प्रस्ताव कल आने वाला है, जो प्रस्ताव आपको 2 दिन बाद मिलने वाला है, जो प्रस्ताव आपको 10 दिन बाद मिलने वाला है, क्या उस प्रस्ताव को आप पारित कर सकते हैं? यही धांधली सरल शब्दों में मैं कहूं तो स्ट्रेट देखी गई है। यही है पूरा मामला। लेकिन मैं कह रहा हूं क्या वो ऐसा सबूत कि किसी का प्रस्ताव अगर हम चाहें तो आपके पास वो मिल जाएगा कि किसी का प्रस्ताव जो दिनांक जिस डेट को बोर्ड बैठक होनी है उसके बाद मिला हो? 11/11/2022 में एक सूची जारी हुई जिसमें जो काम दिए हुए हैं जी, कुछ मेंबर काम है। एक है मोनिका चौहान, इसमें क्रम संख्या लिखे जो इनके काम आए हैं। ये प्रस्ताव जो इन्होंने दिया है ये 18/11/2022 को दिया है। 18/11/2022 का प्रस्ताव तो 11/11/2022 में कैसे आ जाएगा? ठीक है, 18/11 का डेट पड़ी हुई है इस पे। उसके बाद दूसरे जिला पंचायत सदस्य हैं विमलेश देवी जी, इनका है 19 नहीं 9 का नहीं, 19 है ये। अच्छा, ये 19 है, इसको 0 बनाने का प्रयास किया है। अच्छा, ये 19 है। ये 19/11/2022 का है। और तीसरा प्रस्ताव
19/11/2022 का है सरोज राकेश लेकिन का। 11 इसको 10 किया जा रहा है, देखिए ना, इसको 10 किया जा रहा है। 19 लेकिन वो दिख रहा, देख रहे हैं आप, नीचे दिख रहा है पूरा, वो दिख रहा है। ये और एक 29/11 19/11 का है, एक और 29/11 फिर ये 29/11 का क्लियर दिख रहा है आपको। करेक्ट। जो 29/11 का प्रस्ताव है वो 16/11 में कैसे आ जाएगा? तो ये कैसे आ जाएगा, इसका जवाब आपने कुछ समय पहले सुना होगा। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आपके मन की बात पढ़ी होगी जब आप उनके पास गए होंगे। पूरा विवाद चला, बहुत सारे विषय चले। उसमें ये साफ तौर पर कहा जा रहा था कि जब आप बागेश्वर धाम जाएंगे तो धीरेन्द्र शास्त्री जी बैठेंगे और आपके मन की बात वो जान लेंगे। तो जिला पंचायत हरिद्वार में भी मैं ये कह सकता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी उपलब्ध हैं। बागेश्वर धाम दूसरा बनने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? अंतर्यामी है ये लोग, है? अंतर्यामी है। जो पहले होने वाली घटना है उसको ये पहले से भाप लेते हैं क्या होने वाला। तो आप देखिए, अभी जो 16 नवंबर 2022 का पेपर है, ये जो इसमें लगा रखा है, जिसमें जिला पंचायत के काम दिए हैं कुछ जी, ये मैं पेपर आपको दिखा रहा हूँ। 16 नवंबर 2022 का ये पेपर, ये ई पेपर है। आपने ई पेपर ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, ई पेपर है। इसमें किसी भी पेज पर जो इन्होंने दिखाया है प्रश्न संख्या 9, इस पे कहीं कोई भी टेंडर नहीं है। ये कोई टेंडर नहीं है, ये केवल इन्होंने मैनेज किए हैं। और इसी तरह के 3 पेपर है मेरे पास, जो 8 दिसंबर का है, जिसमें इन्होंने संशोधन दिखाया है, इसमें भी नहीं है। फिर उसके बाद इन्होंने दोबारा टेंडर किए, ये 19 दिसंबर का है। किसी भी ओरिजिनल ई पेपर में जो डेट बताई गई है उसमें यह टेंडर नहीं है, उसमें उस अखबार में कोई भी टेंडर नहीं है। तो ये क्या है? मतलब ये अखबार को बदनाम करने की साजिश है या अखबार के साथ मिली भगत है? अब किसी का अखबार बदनाम हो या कोई आदमी बदनाम हो, उन्हें इससे मतलब नहीं, उन्हें तो अपना पैसा बटोरने से मतलब है। अपना पैसा बटोर रहे हैं, अखबार का एक पेज इसमें लगा रहे हैं, और जो असली अखबार है, जो पूरा अखबार है, उसमें कहीं कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, जैसे अभी आपने एक और चीज कही कि इसमें अपने परिवार और भाई भतीजेवाद का पूरा काम चल रहा है, जो भी प्रस्तावक हैं उसमें उनके परिवार के लोग शामिल हैं। तो क्या ये पहली बार हो रहा है? क्या इसके पहले ऐसा नहीं हुआ कि परिवार के लोग शामिल रहे हों या जानने वाले जो लोग होते हैं वो शामिल रहे हों? क्योंकि ऐसी भी चीजें देखने को आती है कि ये चीजें बहुत समय से चली आ रही हैं, लगातार जिला पंचायत में ये चीजें दिखती आ रही हैं कि ऐसा होता है। आज आप सबूत के साथ बैठे हैं। अखिलेश जी, राजनीति करने के लिए कोई भी परिवार का अगर कोई सदस्य है वो आ सकता है, गेस्ट हाउस में बैठ सकता है, लेकिन वो जिला पंचायत के ऑफिस में नहीं बैठ सकता। इनके जो एक भाई हैं हक्कम सिंह, उनकी पूरी ड्यूटी रहती है कि सुबह से शाम तक वो ऑफिस में बैठते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि शायद हो सकता है उनका, इन्होंने जैसे ये आउटसोर्सिंग रखते हैं उसमें हो सकता है उनको नामित करा दिया हो। वो सुबह जाते हैं, शाम तक वहाँ रहते हैं, शाम को पेपर लेकर यहाँ आते हैं, जबकि ये स्टाफ का काम है। किसी भी सरकारी पेपर को लेके आना, अध्यक्ष के पास लेकर आना, वो सरकारी कर्मचारी का काम है, वो भाई का भतीजे का काम नहीं है। तो इसलिए मुझे थोड़ा डाउट है कि हो सकता है हक्कम सिंह को भी वहाँ इन्होंने आउटसोर्सिंग में लगवा दिया हो। तो ये क्या पहले नहीं होता था? नहीं, पहले क्या है, पहली बात तो ये है कि अध्यक्ष को जाना चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी ऐसी है, कोई ऐसा वर्क है कि भाई जिसमें काम कराना है, तो स्टाफ वहां से आता है, घर पे आएगा, वो साइन कराएगा, जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं? सरकार से क्या चाहते हैं, या जो भी है आप क्या चाहते हैं बेसिकली कि ये जो पूरा जो डैमेज है, पूरा जो समस्या जो क्रिएट हुई है, आरोप जो आप लगा रहे हैं? तो इसमें हमारी पार्टी ये मांग करती है, अध्यक्ष जी साथ में बैठे हैं, पार्टी ये मांग करती है कि जो ये 4.5 महीने के अंदर जो ये 60 करोड़ रुपए का इन्होंने एक जालसाजी करके और कमाने की कोशिश की जा रही है, उसकी जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमें ये आशा भी है, जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, कि वो इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। और ऐसे ही सतपाल महाराज जी हैं,
उन पे भी किसी तरह का आरोप नहीं है। जब उन्हें पता लगेगा, भले ही वो चुनाव कहीं से लड़ते हों लेकिन रहने वाले हरिद्वार के ही हरिद्वार में रहते हैं, तो उनसे हमारी ये मांग है कि आप इसकी जांच कराइए और सबसे पहले जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उसको सस्पेंड कराया जाए और जो यहाँ पे स्टाफ है जो उनका साथ दे रहा है उसे स्टाफ को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। एसआईटी गठित करने की बात करेंगे आप, और उसके बाद ये ट्रांसफर करने के बाद और इनको सस्पेंड करने के बाद एसआईटी या किसी भी ऐसी एजेंसी से जांच कराई जो निष्पक्ष जांच कर सके। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जी साफ तौर पे इस बात का जिक्र करते हैं कि 0% टॉलरेंस की सरकार है। अब ये इसको टॉलरेट कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं ये देखने वाली बात है। जब अंकिता हत्याकांड की बात थी तो उस वक्त बुलडोजर से रिजॉर्ट को गिरा दिया गया था। ऐसे बहुत सारे प्रकरण देखने को मिले थे कि जब भी ऐसी कोई समस्या होती है तो धामी हमेशा एक्शन में नजर आते हैं। अब इस मामले में जो कि हरिद्वार जिला है, हरिद्वार जिला भी कहीं ना कहीं एक बड़ा अर्थ के रूप में सरकारों को पैसा देता है। तो क्या हरिद्वार जिले में इस तरीके की जो गतिविधियां हुई हैं जिसमें 60 करोड़ रुपए का आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये झोलमोल हुआ है, तो क्या इसे लेकर के पुष्कर सिंह धामी कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, या ऐसे एज इट इज छोड़ देंगे, ये देखना होगा। अब आदित्य ब्रजवाल जी से मेरा कुछ सवाल है कि आप वहां लगा लेंगे। सवाल यही आपसे कि अब तो आपकी पार्टी में उमेश कुमार जी की धर्मपत्नी ज्वाइन करने वाली हैं सोनिया जी, तो क्या ये उसके बाद ये उसके बाद की चीजें हैं जो आप चूंकि इसमें आप एक्शन में आए हैं? जी देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो भविष्य की बात है, कब आएंगी कब नहीं आएंगी। आपको तो पता होगा कि नहीं, सब पता है, सारी बातें हो रखी है। हाँ। लेकिन ये ज्वाइन करने वाले तो श्योर हो गया ना? जी निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी की दिशा निर्देश पर जो भी लोग बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं उनका स्वागत है। और जैसा कि आपके माध्यम से हमको पता चला कि बड़े बड़े लोग हरिद्वार जिले से बिलोंग करने वाले लोग बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, उन सबका स्वागत है। परंतु आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भ्रष्टाचार को लेकर के थी, और भ्रष्टाचार आपको सबूतों के आधार पर, देखिए बहुत सारे इल्जाम लगते हैं, आपने पहले भी देखे होंगे, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी लोग कह रहे थे कि पहले भी आरोप लगे हैं। एक होता है आरोप, एक होता है तथ्यों के आधार पर आरोप। ये जितने भी तथ्य आपके सामने रखे गए हैं, तथ्यों के आधार पर आरोप लगाए गए हैं। हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा जी ने जो आरोप लगाए हैं, बहुजन समाज पार्टी ये मांग करती है कि उनकी निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच होकर के जो जो लोग इसमें शामिल है, चाहे मैं अधिकारियों की बात करूं या जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करूं, उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और ये पैसा जनता का पैसा है, और बहुजन समाज पार्टी जनता के पैसे का दुरुपयोग इस प्रकार से नहीं देखती है। बहुजन समाज पार्टी इस पैसे की रिकवरी की भी मांग करेगी, और बहुजन समाज पार्टी की यही मांग है कि सरकार इस पे कार्रवाई करे, शासन प्रशासन इस पे कार्रवाई करे। यदि शासन प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग सड़कों पर भी आंदोलन करने का काम करेंगे और माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का काम करेंगे। अच्छा, अब चूंकि आप एडवोकेट भी हैं तो मैं एक सवाल मतलब इस चीज को लेकर के कर ले रहा हूं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चूंकि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड कर लिए आपने? जी, जब सूचना के अधिकार में कोई भी आता है तो वो ऑलरेडी वेरीफाइड है, उन्होंने साइन करके इस पे दिए हैं। जो अधिकारी, वजन सूचना अधिकारी वहां पर बैठते हैं जिला पंचायत में, उन्होंने ये वेरीफाई करके दिए हैं। तो हम लोगों को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, उन लोगों ने वेरीफाई करके दिए हैं, इसलिए आप लोगों के सामने मतलब जो आ गया है बिल्कुल वेरीफाइड है जी, और बिल्कुल सत्य है। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से स्प्रेड हो रही है वो सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सत्य है हर तरीके से। जी निश्चित तौर पर सूचना के अधिकार में मांगी गई थी, और जिला पंचायत के जन सूचना अधिकारी ने ही इस पे साइन करके, आप देख सकते हैं कि साइन करके दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यदि इनमें कोई भी अगर बाद में वो कहते हैं कि हमने ऐसा कर दिया, ये डॉक्यूमेंट फर्जी है, तो उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने साइन करके हम लोगों को दिए हैं। अगर सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है जी, तो आपने बोला कि आंदोलन करेंगे जी, वो आंदोलन करके रिजल्ट तक पहुंचेंगे या बीच में आंदोलन करके छोड़ देंगे? जी निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी आप लोगों के माध्यम से जनता को भी आश्वस्त करना चाहती है कि हम जब तक इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं होगी, जिला पंचायत अध्यक्ष को यहाँ से बर्खास्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि अभी आपको बताया कि 4.5 महीने में ही 60 करोड़ का उन्होंने घोटाला कर लिया। अभी काफी लंबा समय, 5 साल के लिए वो चुने गए हैं, लगभग 4.5 साल अभी उनके बचे हुए हैं। ठीक है, 4.5 साल में आप एवरेज निकाल के देखिए कितना भ्रष्टाचार वो कर सकते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी जब तक वो बर्खास्त नहीं हो जाते, इस पे जांच होकर के कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक बहुजन समाज पार्टी इसको शासन स्तर पर भी लड़ाई लड़ने का काम करेगी, माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का काम करेगी, और जन जन तक पहुंचाने का भी काम करेगी। उमेश कुमार जी, चूंकि अभी विधानसभा में उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि जिला पंचायत 45% कमीशन पर काम कर रहा है जी। तो मतलब आप इस स्टेटमेंट को लेकर क्या कहेंगे कि वास्तव में वास्तविकता आपको दिखती है, इसको आपने
कुछ लेवल पे वेरीफाई किया कि हाँ ये वास्तविकता है या नहीं है, कुछ ऐसा? देखिए, जिस प्रकार से माननीय विधायक जी ने सदन के माध्यम से आरोप लगाने का काम किया है और जिस प्रकार के हमको डॉक्यूमेंट मिले हैं, उससे तो ये जाहिर होता है। हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि 45 तो बहुत कम है, हो सकता है 50 से ज्यादा भी कमीशन की बात यहाँ पर हो। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी आरोप हो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। तथ्य आपके सामने है, आप 45% की जांच कर लो या 50% की कर लो, आपके सामने। चलिए, अब अंत में एक सवाल, क्या सोनिया शर्मा जी चूंकि बसपा ज्वाइन कर रही हैं, तो इसका मतलब लोकसभा का चुनाव वो लड़ेंगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ नहीं, मैं चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये चीज तो कहीं ना कहीं होगा, आपके दिमाग में होगा कि हाँ वो आ रही हैं तो ये लड़ने वाली हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि उमेश कुमार जी खुद अपने आप को लोकसभा का चेहरा बना रहे हैं कि मैं लड़ूंगा, तो हो सकता है कि इसी महीने के अंत में इसी महीने के अंत में आप लोगों को एक इन्विटेशन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आएगा और उसमें विस्तार से हम इस विषय पर बात करेंगे, कौन बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर लोकसभा का प्रत्याशी होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ लोकसभा 2024 को लड़ने का काम करेगी। हरिद्वार के साथ साथ हम अन्य जो जितने भी लोकसभा सीटें उन पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर हमारे एमपी भी यहां से जीत करके जाएंगे। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी चीज जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैं साफ तौर पर आपसे कह रहा हूं कि जो प्रस्ताव आए 2 दिन बाद, जो प्रस्ताव आए 15 दिन बाद, वो प्रस्ताव आज पारित हो गए। यह है बड़ा सवाल, यानी कि विजन को देखने वाले लोग अगर जिला पंचायत में ऐसे ही रहेंगे तो सोच करके देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो हरिद्वार जिला है उसका भविष्य कैसा होगा। आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बने रहिए, देखते रहिए द न्यूज़ ऑल नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।